नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे करें सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। एसआईपी रोकने के बाद अभी तक किए गए निवेश का क्या होगा? एसआईपी रोकने पर कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है? 5 साल में 15 लाख का कॉर्पस कैसे तैयार करें? और फंडनामा में आज हम समझेंगे कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ही है या फिर अलग अलग। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, कैसी हैं आप? थैंक यू स्वाति, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर पहला सवाल ले लेते हैं। महक जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। महक अग्रवाल जी, नमस्ते। कहाँ से बात कर रही हैं आप? या हेलो स्वाति मैम, एम आई ऑडिबल? एकदम आपकी आवाज़ साफ साफ आ रही है हम तक। या थैंक यू मैम फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। तो मैम मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ एंड आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। तो मैम लाइक मेरा क्वेश्चन ये है, तो 3 years ago आई इन्वेस्टेड इन अ फ्लैट, तो जिसके ऊपर मेरे पास 15 years का लोन है। अच्छा। सो द थिंग इज कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा एवरीथिंग आई एम पुटिंग इनटू माय लोन अकाउंट। सो आई कैलकुलेटेड लाइक विद इन 5 years मैं अपना लोन सारा आई कैन रीपे इट। बट मैम द थिंग इज कि लाइक उसके बाद लाइक यू कैन एज्यूम जो भी मेरे पास एनुअल सेविंग्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ माय कैश इन हैंड काइंड ऑफ ऑप्शन। सो आई डोंट हैव एनी अदर इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम इट। सो आफ्टर वॉचिंग योर शो सो आई थॉट दैट मैं लाइक 10,000 पर मंथ की SIP आई कैन एक्चुअली bear right now. अच्छा। So उसके लिए so my main concern is कि after 5 years I don't want to start from zero again. Like if I start investing. So home loan के साथ साथ I want to build a normal corpus of around 15 lakhs. Okay. So if it is achievable, तो उसके लिए like मैंने 2 फंड सेलेक्ट किए हैं for now. One in large cap and like one in multi cap. I don't want to keep it much. तो उसी के लिए आपसे सलाह चाहिए थी, is it achievable or not, or like what should I do, because I just don't want to start from zero again after 5 years. थॉट बहुत अच्छी है आपकी। और लोन जल्दी चुकाने का फैसला मैं पर्सनली समझती हूँ, किसी भी तरह का कर्ज हो जितनी जल्दी चुका दिया जाए उतना बेहतर है। पूनम, आपकी राय क्या है? इनका जो ये पोर्टफोलियो जो 2 फंड सेलेक्ट किया है उस फंड के साथ आगे बढ़े या फिर कुछ और आप सलाह देंगी? देखिए, जो महक के थॉट्स हैं और जो उसकी एज है और जिस तरीके से उन्होंने अपने सब फाइनेंशियल को अंडरस्टैंड किया है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट हर। इतने कम उम्र में नॉर्मली बच्चे खर्च करना ही जानते, सेविंग के बारे में नहीं सोचते, और इन्होंने ऑलरेडी अपने लिए एक घर भी ले लिया है जी। तो इट्स वेरी एनकरेजिंग। बहुत कंग्रेचुलेशन महक, इसलिए आपको। मेरा पहला सवाल महक से होगा कि ये घर जो इन्होंने लिया है ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्योरली लिया है या खुद के रहने के लिए लिया है? तो क्या महक से हमें जवाब मिल सकता है? महक, आपको आवाज आ रही है ना पूनम जी की? आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मान के चले कि ये अगर रहने के लिए लिया है तो? अगर स्वाति रहने के लिए घर लिया है तो इसे इन्वेस्टमेंट ना माने, ये तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए लिया है। और इसमें इन्वेस्टमेंट, हम किसी भी चीज, किसी भी रकम को इन्वेस्टेड जब कहते हैं, जब उससे हमें रिटर्न आने की गुंजाइश और संभावना होती है और वो चीज हमें आगे चल के हमारे गोल्स के लिए हम उसे बेच सकते हैं और उससे हम कैश इकट्ठा करके हमारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, उसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो घर में हम रह रहे हैं वो हमारा एसेट है, मगर वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आने पे हम घर बेच के उसका कैश करके हमारे जरूरतें पूरे नहीं करेंगे, राइट? तो
और ऊपर से जो आपका घर है जहां आप रहते हैं वो खर्च मांगता है, उससे इनकम नहीं होती है, जैसे कि वो मेंटेनेंस मांगेगा, उसके लिए आपको सोसाइटी चार्जेस देने पड़ते हैं, काफी सारे खर्च होते हैं। सो नेवर एवर मेक नोशन इन योर माइंड कि मैंने घर ले लिया वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आपका एसेट है बट इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। पूनम, यहाँ पर महक जुड़ गई है हमारे साथ, एक बार उनसे ही पूछ लेते हैं। महक, जी, ये जो घर लिया है ये आपने रहने के लिए लिया है या फिर इसको बाद में रेंट पे देंगी, क्या प्लान है? अच्छा, आप रह रही हैं इसमें। ओके जी पूनम। ओके, सो अगेन आई विल कन्वे द सेम थिंग टू महक अगेन कि ये जो घर आपने लिया है ये आपका एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लिया है, विच इज इन अ वे आपने गोल अचीव कर लिया है। अब आगे चले हम बात करें आपके और इन्वेस्टमेंट की और ये लोन रीपेमेंट करने की। तो मुझे लगता है आपने 15 साल का लोन लिया है तो पूरा का पूरा रीपे ना करें, उतना अमाउंट का लोन रहने दें जिससे आपको टैक्स की छूट मिलती रहे और उतने पैसे आपके मंथली एक्स्ट्रा हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप लोन रीपेमेंट उस जंक्चर तक ले जाएं जहां पे आपको मिनिमम जो हमें टैक्स की छूट मिलती है उस हिसाब से हम उसे वहीं बना के रखें। और जो पोर्टफोलियो के लिए आपने फंड्स चुने वो बहुत अच्छे हैं, आप ये दोनों फंड्स में शुरुआत कर सकते हैं। 10,000 रुपये प्रति माह कम रकम नहीं है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी है और आपकी एज के हिसाब से ये लंबा चल के आपको अच्छा रिटर्न्स देगी। हाँ, जहां आप बात कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए आपको 5 साल में चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस होराइजन में। अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो 8 साल के अंदर आप 15 लाख जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे, यू आर वेरी यंग स्टिल, तो आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहेंगे तो 5 साल में हो भी सकता है अचीवेबल। इट्स नॉट अनअचीवेबल आइदर। 10,000 से शुरू करें, उसे बढ़ा के धीरे धीरे 15-20 तक ले जाएं तो जरूर आप 5 नहीं तो 6 साल में जरूर 15 लाख इकट्ठा कर सकते हैं। और आपके फंड चॉइसेस अच्छी हैं, आप इनमें बने रहें और keep investing and keep having various ways to diversify your investments. ओके महक, सारे डाउट्स क्लियर हो गए? यस मैम। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ युवराज सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। युवराज जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 34 ईयर्स है। हाँ जी। मेरा पर एनम सीटीसी 7-7.5 लाख के आसपास है। मेरी अभी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है नहीं अभी तक। मुझे 3 BHK का फ्लैट लेना है और फ्यूचर के लिए कोई सही इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, जिससे कि 20 साल 25-30 साल बाद मेरे हाथ में कुछ अच्छा अमाउंट हो, इमरजेंसी फंड हो, कम से कम 5 लाख रुपए इन हैंड एट ए टाइम हो। तो इसके लिए कुछ मुझे सही स्टेप बताइए आप। अच्छा युवराज जी, आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 8 ईयर से। 8 साल से जी। और घर में कौन कौन है आपके? मदर, फादर, वाइफ, मेरा छोटा बेटा। अभी तक कुछ सेविंग क्यों नहीं कर पाए? मैडम इनकम इतना कम होने के कारण से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अच्छा, ये 3 BHK कब तक लेना है? ये 1-2 साल के अंदर। कितने रकम की देख रहे हैं घर खरीदने का प्लान? 35-40 लाख के आसपास। कोई टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है? नहीं मैडम, नहीं लिया हुआ। कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, कितना पैसा बचा सकते हैं हर महीने? 25 से 30 हजार। पूनम, ओवर टू यू। सो युवराज जी, अगर आप 25 से 30 हजार रुपये महीने बचा सकते हैं तो आपने अभी तक बचाए नहीं। क्यों नहीं बचाए ये मेरी समझ के बाहर है। अगर आपने 8 साल से आप जॉब कर रहे हैं और जैसे हमने अभी पहले महक से बात करी 10,000 रुपये महीने भी हम बचाते हैं तो 8 साल में आप आराम से 15 से 20 लाख रुपए आपके बन सकते थे। और आप जो घर खरीदना चाहते हैं उसका डाउन पेमेंट आराम से हो सकता था, इनफैक्ट आधा पेमेंट हो सकता था। तो यहाँ स्वाति जो एक
मुद्दे की बात है कि ये क्यों नहीं बचा पाए। ये बहुत कॉमनली ऐसे होता है कि हमारे पास नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज आती रहती हैं और हम सेविंग को लास्ट प्रेफरेंस दे के सारा जरूरतों में पूरा कर देते हैं। इन्होंने जरूर पैसे जरूरतों पे ही खर्च करे होंगे क्योंकि फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर एक फॉर्मूला अगर हम अपना लें हमारी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियली अपने आप को लिबरेट करने के लिए, कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से खर्च करने के बाद जो बचता है उसे पैसा ना बचाने का बजाय जो भी आप कमाते हैं उसमें से पहले बचत अलग कर दें। टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर EMI। जैसे आप घर की EMI भरते हैं वैसे आप अपनी सेविंग साइड में रख के फिर जो बचे हुए पैसे को स्पेंड करेंगे, तभी आप एक इफेक्टिवली डिसिप्लिन तरीके से सेविंग्स कर पाएंगे और तभी आप एक वेल्थ बिल्डअप कर पाएंगे। 34 इयर्स में के अभी आप हैं और अनदर 26 इयर्स में मानती हूँ कि अपन 60 साल में रिटायरमेंट एज पकड़े, तो महज 10-12 हजार की SIP है, यानी कि आप अपना 10 to 15% और आपकी जो इनकम है वो भी सेव करेंगे तो आप 2 से 2.5 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं नेक्स्ट 26 इयर्स। तो कंपाउंडिंग, जितना आप समय देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए, उतनी कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपका वेल्थ बनता जाएगा। और सेविंग का फॉर्मूला तो जरूर लाइफ में लगाना ही होगा, वरना जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि स्वाति, इट इज वेरी कॉमनली सीन कि जो हमारी जो कॉमन अभी जो ट्रेंड है, जो एनवायरमेंट है, उसमें बहुत सारी लग्जरीज हमारी नेसेसिटीज बन गई हैं। हमारे पास इतने पैसे अगर नहीं बच पाते तो भी हम किसी भी तरह EMI लेके कुछ भी करके हम उन जरूरतों को पूरा करते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं हमें वांट्स और नीड्स के बीच में डिफरेंशिएट करके पहले सेविंग करें और बाद में स्पेंड करें, इस तरीके का फॉर्मूला लाइफ में लगाना होगा। तभी युवराज सिंह और बहुत सारे ऐसे जो यंगस्टर्स हैं जो नहीं बचा पाते, वो तभी एक अच्छी सेविंग कर पाएंगे। और इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आई थिंक मस्ट है कि जो पैसे पहले बचा रहे हैं उसमें से पहले एक टर्म प्लान, हेल्थ प्लान तो ले ही ले, इमरजेंसी फंड तो बनाए, उसके आगे फिर इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। राइट पूनम? प्रोसेस तो शुरू करना ही होगा स्वाति, युवराज सिंह जी को। सबसे पहले आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाए, क्योंकि इन्होंने भी बताया इनके घर में छोटा बच्चा भी है, तो ऑलरेडी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनके ऊपर। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाए, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पूरी फैमिली के लिए। आई डोंट नो इनके पास है कि नहीं ऑलरेडी। उसके बाद टर्म प्लान लें, अपनी लाइफ को की रिस्क जो है फैमिली के लिए सिक्योर करें। फिर जो पैसा बचेगा, इसलिए जो भी हम ये जो बात करते हैं कि कितना सेव करना चाहिए, तो जो 15 to 20% ऑफ योर इनकम, उसमें से सबसे पहले ये चीजें जब अलग हो जाएंगी तो जो बचा हुआ पैसा है, जो मैं मानती हूँ 15% या 10% बचता है, 10% इन चीजों में खर्च हो जाता है, उसके बाद उससे आप अपना एक SIP का पोर्टफोलियो बनाएं और धीरे धीरे डिवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। तो युवराज, फुल प्रूफ प्लानिंग होने पर कहीं भी गैप आ सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो आपको आगे चल के अभी एज है तो अभी आप ये सब कर सकते हैं, बाद में खर्च बढ़ने वाले कम कभी भी नहीं। तो युवराज जी, जो घर खरीदने का प्लान है थोड़ा पोस्टपोन कीजिए और आप ना एक काम कीजिए कि पहले तो अपने हर महीने का खर्चा लिखना शुरू कीजिए। आपको समझ में तो आए कि पैसे जा कहाँ रहे हैं आपके। जैसे मैं अभी भी हर दिन का खर्चा लिखती हूँ। 10 रुपए का धनिया पत्ती भी लिया तो वो भी मेरे उसमें जाता है कि आज इतने पैसे का ये लिया है। तो जब वो आपके सामने 2-3-4 महीने का आएगा तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहले इमरजेंसी फंड, टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, ये 3 चीज हो जाएगी तब आप निवेश पे आएंगे। बिल्कुल। तो इतना करें, उसके बाद हम फिर दोबारा कभी कनेक्ट करेंगे और आपका पोर्टफोलियो बनवाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके सवालों के जवाब दे रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। सचिन टंडन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। बताएं सचिन जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार आप सभी को। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को सेंड किया हुआ है। क्विकली मैं बता देता हूँ। मेरे पास
6 फंड्स के अंदर मैं करंटली 19,000 रुपए की स्विच को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा 2-3 सवाल हैं मैम पैनलिस्ट से हाँ जी। कि जो हम अगर अपना पोर्टफोलियो, पहले तो मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके का है, क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है? ओके। दूसरा सवाल मैम ये है कि अगर हम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, जैसे एक्सपर्ट बताते हैं साल में एक बार या 2 साल में एक बार, तो अगर आपको उसमें चेंज करने की आवश्यकता होती है तो आपका जो पैसा एक फंड हाउस में एक्यूमुलेट हुआ है उसको अगर हम रोक कर किसी और फंड में अगर निवेश स्टार्ट करते हैं तो ये जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ उस अमाउंट का क्या करें? ओके। और तीसरा इसमें मैम ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा अगर आप हर 2-3 साल में अपना फंड चेंज करेंगे? ओके, चलिए क्विकली सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो पर क्विकली एक राय दे दें कि ठीक है या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। पूनम? सचिन जी का ये जो पोर्टफोलियो है 6 फंड्स का है, मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 19,000 के SIP के लिए मुझे लगता है 4 फंड्स आर मोर देन इनफ। इसे थोड़ा सा चेंज कर ले क्योंकि ओवर एक्सपोजर, जैसे ब्लू चिप में इनके पास 2 ब्लू चिप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप और HDFC टॉप 100, कुल मिला के 7,000 रुपए उसमें जा रहे हैं, तो जो थोड़े ज्यादा हैं। इनकी एज भी अभी उतनी है कि आप लॉन्ग टर्म होराइजन रख सकते हैं क्योंकि गोल्स के बारे में हमारी बात नहीं हुई है। तो 19,000 के लिए 4 फंड रेकमेंड करूंगी मैं। जैसे एक्सिस ब्लू चिप में कंटिन्यू करें, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में कंटिन्यू करें और साथ में पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड भी ले सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल इक्विटी का भी अच्छा इंक्लूजन है, और मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ले सकते हैं। ये 4 फंड्स में भी रखेंगे या इनके पास ऑलरेडी मोतीलाल मल्टी कैप, स्टैंडर्ड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप सब ओवरलैपिंग फंड, इतने की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा कंसोलिडेट। ओके, तो बेसिकली एक्सिस ब्लू चिप रखें और उसमें पराग पारिक ऐड करें, मिराय एसेट ऐड करें और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप को कंटिन्यू करें, तो ये 4 फंड हो जाएंगे इनके पोर्टफोलियो में। दूसरा सवाल जो इनका था कि SIP जब बंद करते हैं रिव्यू करने पे, बहुत इंटरेस्टिंग स्वाति, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत लोग इसमें भूल करते हैं। जो हम रिव्यू की बात करते हैं हर साल, तो यहाँ समझ लें कि हम रिव्यू आपके फंड्स के जो परफॉर्मेंस की है वो आप हर 3 साल या 5 साल में करें, ना कि हर साल करें। हाँ, अगर कोई एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है तो बात अलग है, मगर हर साल आपको रिव्यू करना है अपने खुद के गोल्स और मार्केट सिचुएशंस का। कई बार ऐसा होता है स्वाति कि हम आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक 11 to 12% रिटर्न ओवर 10 इयर्स के पोर्टफोलियो में, और उस हिसाब से हम हमारी SIP अमाउंट नक्की करते हैं। हो सकता है कि आगे नेक्स्ट ईयर आपके रिटर्न्स में कुछ चेंजेस आ जाएं, आपको जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उससे ज्यादा की जरूरत पड़ जाए टू अचीव योर गोल, या इन्फ्लेशन रेट्स में कुछ चेंजेस आ जाएं, या जैसे ये महामारी के समय में सभी की फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल गड़बड़ा गई है, सब रिजर्व सबके खत्म हो गए, इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है, या आपके गोल्स में चेंज आया है, आपके प्रोफाइल में चेंज आया है, बहुत सारे चेंजेस ओवर द ईयर आ सकते हैं। इसको आपको बैठ के रिव्यू करना है। कई बार फैमिली साइज, अब आपके घर में 1 बच्चा है, 2 हो गए अगले साल, तो आपको प्लानिंग चेंज करनी होगी। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स रिटायर हो गए, वो आपके साथ रहने आ गए, तो आपकी प्लानिंग चेंज हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस साल में आते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी प्लानिंग को रिव्यू करना है, न कि आपको हर साल दर साल अपने फंड्स का परफॉर्मेंस देख के उसे चेंज करना है। क्योंकि हम एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो किसी साल में कोई कैटेगरी परफॉर्म करती है, किसी साल में कोई कैटेगरी परफॉर्म करती है। हर साल सेम हर कैटेगरी परफॉर्म नहीं करती है, तो आप अगर उसको 1 साल की परफॉर्मेंस पे देख के शिफ्ट करेंगे तो कभी भी कंपाउंडिंग नहीं बना पाएंगे। एंड SIP का तो फायदा ही वही है कि जिस साल जो कैटेगरी नहीं चल रही उसमें अगर आप अपना एक्सपोजर रखते तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलती है और आपको बेनिफिट ऑफ एवरेजिंग मिलता है। तो आपको अपने फंड्स नहीं बदलने हर साल सचिन जी, आपको अपने गोल्स की प्लानिंग हर साल रिव्यू करनी है और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में चेंज करना है, और फंड्स का परफॉर्मेंस आपको 3 से 5 साल के बीच में ही देखना है। जैसे स्वाति 2-3 साल के पहले मिड कैप्स इतने फ्लेवर्ड थे कि सब लोग मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ये पिछले 2-3 साल से मिड कैप सबसे ज्यादा पिटा है, बट दैट डजंट मीन कि आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, बिकॉज ये अभी सेक्टर नहीं चल रहा है, आगे चल के ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के चलेंगे तब आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। एंड दैट इज ओनली द
होल आइडिया ऑफ SIP कि आप डिसिप्लिन तरीके से लंबे समय तक एक फंड कैटेगरी में बने रहे जी। तो जो कंसेप्ट है कि हर साल अपना फंड बंद करना है वो सही नहीं है। उसके बारे में आपने प्रॉपर्ली सोचना है। और हाँ, कोई फंड बिल्कुल नहीं ही परफॉर्म करे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पहले नहीं चले, लोगों ने बंद करे, तो आपको उस वक्त एक्यूमुलेटेड फंड को 1 साल वही रहने देना है, क्योंकि 1 साल से पहले जब आप एग्जिट होते हैं फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट डेट, तो आप पे एग्जिट भी लगता है और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है। दो तरफा उसमें आपको नुकसान होता है। अगर फंड लॉस में है तब कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको एग्जिट लोड भी बेयर करके आप किसी बेटर फंड में अकॉर्डिंग टू योर टाइम होराइजन आप उसमें चेंज कर लें। तो जब आप एग्जिट करें कोई फंड से, तभी एग्जिट लोड और कैपिटल गेन की भी बारे में सोच के उसमें एक कॉल लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला हम यहाँ ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं अपने खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी को बड़े आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सोच समझकर किसी भी सब कैटेगरी का सिलेक्शन करें। आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड कैटेगरी में जो एक सब कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जिसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी कहते हैं। 2 नाम क्यों दिए गए हैं इसे पूनम? नाम 2 है क्योंकि पहले बैलेंस फंड्स खाली हुआ करते थे, तो बैलेंस में एडवांटेज लेने के लिए नाम अलग होंगे स्वाति, मगर दोनों कैटेगरी एक ही है। दोनों ही डायनामिकली एसेट मैनेज करती है। 2 एसेट क्लासेस जो प्राइमरी एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी एंड डेट, ये उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी डायनामिकली हैंडल करती है, इसलिए ये बैलेंस में एडवांटेज फंड है और ये डायनामिकली मैनेज एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये नाम अलग है पर मीनिंग दोनों के एक ही है स्वाति। बैलेंस फंड की कैटेगरी पहले से थी, जिसको चेंज करके बैलेंस एडवांटेज की गई। और डायनामिक एसेट एलोकेशन भी उसी कैटेगरी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में ना लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास कौन सा है। जी एब्सोल्युटली। बैलेंस एडवांटेज फंड और बैलेंस हाइब्रिड फंड का अगर हम एक सीधा डेफिनेशन देखेंगे तो बैलेंस एडवांटेज में डायनेमिकली मैनेज होते हैं दोनों एसेट क्लासेस, और जबकि बैलेंस हाइब्रिड फंड में फिक्स्ड हैं एसेट क्लासेस के परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर। जी, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, मतलब जो बैलेंस फंड है उनके अंदर 65% इक्विटी और 35% डेट मतलब फिक्स है। उस एसेट एलोकेशन से ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लिमिट सेट है। और जबकि बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन में द इक्विटी कैन गो अप टू 0 एंड डेट कैन आल्सो गो अप टू 0 एज पर द पीई ऑफ द मार्केट। ये मार्केट की पीई के ऊपर कॉल लेते हैं। तो ये बेटर मुझे लगते हैं इन अ लॉन्ग टर्म और इन अ शॉर्ट टर्म आल्सो, क्योंकि इधर जो फंड मैनेजर बहुत डायनामिकली अपने एसेट्स को चेंज करने की उसके पास लिबर्टी है, क्योंकि ये फंड का ऑब्जेक्टिव ही उसी तरीके का है। जबकि बैलेंस हाइब्रिड फंड जो फंड्स हैं उनके अंदर आप कितना भी फंड मैनेजर चाहे, मगर एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड वो डेट को 0 नहीं कर सकता और इक्विटी को भी 100% नहीं ले जा सकता। तो इस तरीके का लिवरेज जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन में मिलता है उससे इन्वेस्टर को काफी फायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं पूनम कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। क्विकली आपकी राय इस पर? जी, मुझे भी ये लगता है कि ये तरह के फंड जो थोड़ा बहुत इक्विटी एक एक्सपोजर लेके चलना चाहते हैं बट वांट टू बी वेरी कॉशियस कि ज्यादा वोलेटिलिटी उनको सहन नहीं होती, तो उनके लिए ये डेफिनेटली वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ओके, हमारे पास वक्त एकदम नहीं है, लेकिन 2 सवाल। किस तरह के निवेशक के पोर्टफोलियो में ये कैटेगरी होनी चाहिए, और दूसरा इसमें निवेश की अवधि वो क्या लेके चले? 45 प्लस के जो लोग हैं उन्हें ये कैटेगरी लेनी चाहिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ये कैटेगरी लेनी चाहिए। और जो खुद समय नहीं दे सकते बहुत एक्टिवली मैनेज करने के लिए खुद का पोर्टफोलियो खुद ही, जिन्हें डेट और इक्विटी दोनों का ये है, ज्यादा समझ भी नहीं है और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें ये लेना चाहिए। और मुझे लगता है 3 साल के इन्वेस्टर भी इसमें ले सकते हैं और 30 साल के भी इसमें ले सकते हैं। सभी को इसमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा और शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इस कैटेगरी को इतने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।
और आप चाहते हैं कि हम आपके सवाल अपने शो में लें और उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट दें, तो अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। तो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर, बहुत ज़रूरी है, नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें, हम आपसे बात कर सकें और आपके सवाल को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके अलावा सवाल आप अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में लिख के भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।